सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक की क्लास 9th का साइंस की बुक की चैप्टर 1, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती है, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होती है। जी हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। अगर हम अपने चारों ओर देखें तो कहीं पर क्या है, कहीं पर कुर्सी है, कहीं पर मेज़ है, कहीं पर खिड़की है, कहीं पर दरवाजे हैं। तो ये अलग अलग आकार की होती है, अलग अलग आकृति बनावट की होती है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न उठता है, पदार्थ तो है, हर चीज़ पदार्थ है, जो भी हम छू सकते हैं, हमारे पास आसपास है, वो पदार्थ है। लेकिन क्या इसकी कोई एक निश्चित परिभाषा हो सकती है? तो इसका उत्तर है हाँ, इसकी एक निश्चित परिभाषा हो सकती है। इसकी परिभाषा ये है कि कोई भी वस्तु जो ब्रह्मांड में स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसे हम छू कर देख सकते हैं और जिसे 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है, वह वस्तु पदार्थ कहलाती है। ये है पदार्थ की परिभाषा। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो हम भोजन खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद और रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है, ये कुछ स्थान आयतन घेरती है। प्राचीन काल से ये मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहा गया। ये पंच तत्व है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये पंच तत्व हमारे जीवन के मूलभूत तत्व हैं, जिन्हें हमारे भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने अपने ग्रंथों, वेदों में वर्णित किया है। उनके अनुसार इन्हीं 5 तत्वों से सभी वस्तुएं बनी है, चाहे वो सजीव या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी इस पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ के भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। नीचे हमें कुछ नोट सा दे रखा है। ये नोट क्या है, हम पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार, अब अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति कौन सी होती है? एसआई पद्धति, जिसका पूरा नाम है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, के अनुसार आयतन का मात्रक 1 घन मीटर 1 मीटर क्यूब है। आयतन मापने का साधारण मात्रक तो लीटर है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब, डायमीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। अब पदार्थ की बाह्य अवस्था, बाह्य संरचना के बारे में हम बात करते हैं, जिसे हम भौतिक स्वरूप कहते हैं। पहला है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ हो, उसमें निश्चित मूलभूत कण होते हैं जिनसे वह मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु यह अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने हैं। आइए क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ को के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं। ये सतत है या कणों से मिलकर बने हैं। क्रियाकलाप 1.1, एक 100 ml का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की एक छड़ की मदद से जल में घोल दें। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? ये कहाँ गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? हाँ, ये जो भी शर्करा और
नमक थे वो जल में घुल गए। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। अब आगे चलते हैं हम। पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं। अब सवाल उठता है, ये कण से तो मिलकर बने हैं, लेकिन ये कण, इनका माप क्या है, ये कितने छोटे हैं, कितने बड़े हैं। अब देखिए यहाँ पर इसने एक प्रयोग किया है कि पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दें। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकाल कर उसे भी 90 ml जल में मिला दें। इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें। क्या जल अब भी रंगीन है? यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत छोटे से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। इसे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पहला है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कोई भी पदार्थ की हम मुख्यतः 3 अवस्था मानते हैं। पहली होती है ठोस सॉलिड, दूसरी होती है द्रव लिक्विड, और तीसरी होती है गैस यानी वाष्प। अब ये 3 हैं, इनमें ये सभी कण से मिलकर बने हैं। अब प्रत्येक अवस्था में कणों के बीच जो स्थान होता है वो भिन्न भिन्न होता है। ये ठोस है सॉलिड, उसमें कणों के बीच स्थान बहुत ही नगण्य होता है, बहुत ही कम, इसलिए वह बहुत कठोर होता है। और लिक्विड के अंदर थोड़ा बहुत ही ऐसे तो नहीं होगा कि बहुत ही ज़्यादा रिक्त स्थान होगा और न ही बिल्कुल कम होगा। उन दोनों के बीच की स्टेट में उनके बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, जिससे लिक्विड को अगर हम गिरा दे तो वो फैल जाता है। और गैस के अंदर बहुत ही ज़्यादा उसमें रिक्त स्थान पाया जाता है, जिससे गैस एक स्थान पर हम उसे खुली छोड़ दे तो वो फैल जाती है अपने आप ही। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर वो गतिशील नहीं होंगे तो मान लीजिए, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक आपने लोहे की छड़ ली। लोहे की छड़ लेने के बाद आप उस पर किसी चीज़ से प्रहार कीजिए, लोहे की चीज़ से ही, तो उसमें गति होगी, उसमें माफ़ कीजिए, उसमें ध्वनि उत्पन्न होगी और वो ध्वनि वायु के कण से संचरित होती आपके कान तक पहुंचेगी। तो यानी वो गतिशील तो है, कण गतिशील है, इसी कारण आपके कान तक वो ध्वनि पहुंचा रहे हैं। इसका अर्थ पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे से अंतःमिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के बीच कणों के रिक्त स्थानों के समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना विसरण कहलाता है। ये एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। विसरण किसे कहते हैं? कोई भी दो पदार्थ है, जैसे हमने एक गिलास लिया, उसमें पानी है, अगर हमने उसे नींबू का रस डाल दिया तो कई देर पड़े रहने के बाद अगर चाहे हम उसमें चम्मच से मिलाए नहीं तो भी उसमें पानी में नींबू का स्वाद आ जाता है। यानी उस नींबू के रस के जो कण हैं वो पानी के कण के साथ
मिल जाते हैं। ये विसरण विधि के कारण होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को आकर्षित करता है, जिसे कि हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब कहेंगे, आप कहेंगे कि क्या हम भी एक दूसरे को, कोई दो व्यक्ति आकर्षित करते हैं? तो इसका उत्तर हाँ, ये बिल्कुल हाँ है, क्योंकि हम पदार्थ के से मिलकर ही बने हैं, जो हमने पहले पढ़ा था कि पंच तत्व से मिलकर बने हैं। लेकिन हम एक दूसरे का आकर्षित करते हैं, इसका हमें आभास नहीं होता, क्योंकि हमारे दो व्यक्तियों के बीच, किसी भी दो व्यक्तियों के बीच आकर्षण इतना नगण्य होता है कि हम उसको अनुभव नहीं कर पाते। पदार्थ की अवस्थाएं। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं? ठोस, द्रव, गैस। आप तीनों का नाम लेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि दो और अवस्था होती है, तब आप क्या कहेंगे? जी हाँ, इसकी दो अवस्था और होती है। एक तो जो हमें पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा दो होती है, पहली होती है प्लाज्मा और दूसरी होती है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आपके पेपर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि BEC का पूरा नाम लिखिए, तो आप कहेंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठोस अवस्था। हम देख सकते हैं कि ठोस का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। कोई ठोस है, जैसे लोहे की कोई कील है, ये लोहे की कोई पाइप है, उसमें संपीड़ितता यानी उसे हम, जैसे कागज़ को हम अगर दबाकर छोटा बना सकते हैं, वैसा पाइप को तो नहीं बना सकते, लोहे की पाइप को। तो उसमें संपीड़ितता नगण्य होती है, बिल्कुल ही कम होती है। निश्चित आकार होता है, उसे हम मोड़कर आसानी से आकार उसका बदल नहीं सकते, इसलिए निश्चित आकार होता है। स्पष्ट सीमाएं होती है, उसे हम आसानी से काट तोड़ भी नहीं सकते, तो स्पष्ट सीमाएं होती है। स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं, क्या ये ठोस है? स्पंज क्या है? यह ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव क्यों है? क्योंकि उसके बीच में, कणों के बीच की जो रिक्त स्थान है, जो दूरी है, वो इतनी है कि वो द्रव अवस्था में नहीं आता, और द्रव ठोस के बीच एक निश्चित दूरी बनाए रखता है, जिसे हम ठोस में रख सकते हैं, लेकिन द्रव की तरह वो फैलता नहीं है, इसलिए उसे हम संपीड़ित कर सकते हैं। ये सभी ठोस ही है, क्योंकि बाह्य बल लगाने जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटाने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं। हाँ, ये बात है, बहुत छोटे छिद्र होते हैं, जिससे उनके जो छोटे छोटे छिद्र हैं उनके बीच की दूरी भी अधिक होती है, जिनमें वायु का समावेश हो जाता है। अगर हम इसे दबाते हैं तो वायु बाहर निकल जाती है। वायु बाहर निकल जाती है तो उसके बीच स्थान, अगर छोटे छिद्र हों तो उनमें वायु भरी होगी। अगर हम उसे दबाएंगे तो उसके बीच का जो वायु है वो बाहर निकली, उसके बीच में स्थान, रिक्त स्थान हो जाएगा, इसलिए वह संपीड़ित हो जाता है। द्रव अवस्था। जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय, विभिन्न आकार के बर्तन, प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा ले। इन द्रव को फ्रेश पर डालने पर क्या होगा? ये फैल जाएंगे। सिंपल सी बात है ये तो। किसी एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन समान रहता है? जी हाँ, बिल्कुल समान रहता है। क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? नहीं, वो पात्र के अनुसार ही आकार ग्रहण कर लेता है। द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ाने पर क्या यह आसानी से बहता है? हाँ, बिल्कुल। परीक्षण से हम यह पाते द्रव का आकार नहीं, आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए उसी का आकार लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है, लेकिन आकार बदलता रहता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं, तरल होते हैं। क्रियाकलाप 1.4 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है।
वातावरण की गैसें विस्तृत होकर जल में घुल जाती है। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन, CO2 जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव, गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है, जिसके वजह से दूसरे पदार्थ के कण उस रिक्त स्थान के अंदर व्यवस्थित हो जाते हैं। अब आती है गैसीय अवस्था। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है? उससे पता लगाइए कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारों में भरता है हवा। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। 100 ml की 3 सिरिंज लें, उनके सिरे को रबर कॉर्क से बंद कर लीजिए, जैसा चित्र 1.4 में दिखाया गया है। ये है उसके आगे की जहाँ पर वो सिरिंज पिन सुई लगी होती है, उन्हें रबर कॉर्क से बंद कर लीजिए। पिस्टन को हटा दीजिए। पहली सिरिंज में हवा रहने दीजिए, दूसरे में जल और तीसरे में चौक के टुकड़े भर दें। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाइए। सिरिंज के लिए पिस्टन की गतिशीलता आसान रखने के लिए उस पर थोड़ी सी वैसलीन लगा दिए। अब पिस्टन को सिरिंज पर डालकर संपीड़ितता देखने की कोशिश कीजिए। ये कह रहा है कि अगर आप ये हमें पदार्थों की संपीड़ितता समझाने की कोशिश कर रहा है। पहली में हम हवा भर देंगे तो हमें, अगर हम इसको दबाएंगे इस ओर, तो हमें बिल्कुल भी बल लगाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसानी से वह नीचे आ जाएगी। और दूसरी बार हम अगर द्रव जल भरेंगे तो हमें थोड़ी मात्रा में थोड़ा सा बल लगाना ज़रूर पड़ेगा। और तीसरी बार अगर ठोस हम चौक को डालेंगे तो हम शायद ही उसे आगे छोटे से छिद्र में से बाहर निकाल पाएंगे। हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस LPG या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का उपयोग होता है। अब देखिए यहाँ पर इसने दो नाम लिए हैं, CNG, LPG। CNG का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसका नाम है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब इनमें दोनों में से कौन सी हमारे पर्यावरण के लिए अच्छी है? तो इसका उत्तर है CNG। LPG सिलेंडर हमारे पर्यावरण के लिए उतना अच्छा नहीं है और एक तरह से ये हमारे लिए दुर्घटना का कारण भी बन सकता है। मान लीजिए कोई सिलेंडर में LPG गैस भरी हुई है और वो गैस लीक हो जाए तो गैस वातावरण में फैल जाएगी, लेकिन LPG भारी होने के कारण सतह पर ही, ज़मीन पर ही रहेगी, ना कि और दूर फैल जाएगी, जिससे अगर थोड़ी सी भी चिंगारी लगी तो वहाँ पर पूरे घर में स्थान पर विस्फोट हो सकता है। लेकिन CNG ऐसी नहीं है। अगर CNG लीक हो जाती है तो वो पूरे वातावरण में फैल जाती है, पूरे पर्यावरण में, कहीं एक जगह टिक कर नहीं रहती। इस कारण CNG का उपयोग करने पर दुर्घटना का घटना भी कम चांस होते हैं। इसके संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान जाते हैं क्या पक रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? कणों के द्वारा। अब आगे हमारे पास है, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों में टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। आज हमने पढ़ा है पदार्थ के बारे में, हमारी चारों ओर के पदार्थ के बारे में। हमने पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आगे हम पढ़ेंगे कि हम किस प्रकार सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में बदल सकते हैं, और गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में। तो आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।